अच्छा, ये जो हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स जो आ रही थी, ये प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी क्यों आ रही है? क्योंकि हमने जो है वो कंकरेंसी कंट्रोल नहीं किया हुआ, ठीक है? सो कंकरेंसी कंट्रोल करने के लिए जो है वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सीरियलाइजेबिलिटी जो है वो हम लोग कर रहे होते हैं। अब सीरियलाइजेबिलिटी क्या है? सीरियलाइजेबिलिटी जो है वो आपका कंकरेंसी जो है वो आपकी कंट्रोल कर रही होती है, और जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको इस तरह शेड्यूल करती है कि वो आपस में जो है वो इंटरफेरेंस ना कर रही हो, ठीक है? सो आप बोल रहे होंगे कि सर इतनी जो है वो मेहनत करने की क्या जरूरत है, हम जो है वो सीरियली क्यों नहीं चला सकते इस ट्रांजैक्शंस को, कि एक के बाद एक जो है वो चलाना शुरू कर दें। असल में होता ही है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो जब आपके सर्वर को जो है वो उसको जो है वो कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए जो है वो एक्सेस कर रहे होंगे, तो आप एक के बाद एक जब अगर आप चलाना शुरू करो तो आप ये सोचो कि आपके पास वेट टाइम कितना होगा, कि पहले ये जो है वो ट्रांजैक्शन खत्म हो जाए, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन चलेगी, फिर वो खत्म होगी, फिर तीसरी ट्रांजैक्शन चलेगी। तो इससे जो है वो क्या होगा, आपके पास जो है वो वेट टाइम इतना आ जाएगा कि आपके सिस्टम्स जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, ठीक है? सो इसका जो है वो हम लोग क्या कर, इसी वजह से हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि कंकरेंसी या हम लोग पैरेलल सिस्टम्स जो है वो चला रहे होते हैं। सो सीरियलाइजेबिलिटी जो है वो आपके पास क्या कर रही होती है कि ये सारी एग्जीक्यूशन जो चल रही होती है ट्रांजैक्शंस की, इनको जो है वो आइडेंटिफाई कर रही होती है कि कौन सी चीज़ पहले चलनी चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में चलनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो क्या कर रही होती है, मतलब ये आपको एक तरह से गारंटी दे रही होती है कि आपकी जो डेटा की या डेटाबेस की कंसिस्टेंसीज जो है वो उसको वो बरकरार रखेगी। अच्छा, जब हम सीरियलाइजेबिलिटी जो है वो पढ़ रहे होता है, तो सीरियलाइजेबिलिटी के अंदर जो है वो पहली बात जो हमें पता होना चाहिए कि शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल जो है वो आपका, या स्केड्यूल कुछ लोग कहते हैं, स्केड्यूल या शेड्यूल जो है वो आपका ये होता है कि आप जो है वो रीड एंड राइट की जो सीक्वेंस है उसको जो है वो कंकरेंट रखो। यहाँ पर कंकरेंट का मतलब ये है कि वो आपस में जो है वो एक दूसरे को इंटरफेयर ना कर रही हो, ठीक है? तो इस तरह जो है वो उसका स्केड्यूल बनाया जाए कि वो रीड एंड राइट कर रहा हो, और आपस में जो है वो डेटा इनकन्सिस्टेंसीज, या फिर आपके पास जो ये जो 3 प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की है ना आ रही हो। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि सीरियल शेड्यूल क्या होता है। तो सीरियल शेड्यूल्स ये होते हैं कि जैसे हम लोगों ने बताया कि शेड्यूल जो है वो सीक्वेंस ऑफ रीड एंड राइट, ठीक है? तो ऐसे रीड एंड राइट्स जो आपस में कॉन्जिक्यूटिवली चल रहे हो, कॉन्जिक्यूटिवली का मतलब कि साथ चल रहे हो लेकिन आपस में इंटरवीव ना हो। इंटरलीव्स का मतलब कि आपस में जो है वो एक दूसरे के डेटा को जो है वो डिस्टर्ब ना कर रहे हो, ठीक है? तो सीरियल शेड्यूल ये होता है कि आपस में चल भी रहे हैं, मतलब ये रीड एंड राइट स्पेसिफिकली साथ आपस में जो है वो चल सकते हैं, और आपस में जो है वो कोई एक दूसरे के डेटा पे जो है वो कोई इफेक्ट नहीं है जो है वो डाल सकते हैं। अच्छा, ये हमारा हो गया सीरियल शेड्यूल। अब नॉन सीरियल शेड्यूल जो है वो हमारे पास क्या होता है? नॉन सीरियल जो है वो उसका जो है वो सीरियल शेड्यूल का ऑपोजिट है, ठीक है? तो ऐसे ऑपरेशंस जिनको अगर आप साथ चलाओ तो एक दूसरे के डेटा के ऊपर जब अफेक्ट डालेंगे, ठीक है, इंटरव्यूड होंगे और एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, तो हम उनको जो है वो नॉन सीरियल शेड्यूल्स कहते हैं, ठीक है? सीरियलाइजेबिलिटी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि ऐसे नॉन सीरियल शेड्यूल्स, शेड्यूल्स का मतलब रीड एंड राइट या सीक्वेंस ऑफ रीड एंड राइट ढूंढो जो कि अलाउ करे उस ट्रांजैक्शन को टू एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली। कॉन्करेंटली का मतलब एक साथ जो है वो चले, और एक दूसरे को डिस्टर्ब भी ना करे, या एक दूसरे के डेटा के अंदर इंटरफेयर ना करे। सो इन अदर वर्ड्स आपको जो है वो ऐसे नॉन सीरियल शेड्यूल्स जो है वो ढूंढने होते हैं जो कि इक्विवेलेंट हो कुछ ऐसे सीरियल शेड्यूल्स के जो कि आपस में जो है वो इंटरवीव ना हो रहे हो। तो ऐसे शेड्यूल्स जो कि आपस में कनेक्ट हो सकते हो या फिर एक दूसरे को डिस्टर्ब ना कर सकते हो, उनको जो है वो हम सीरियलेबल जो है वो कह रहे होते हैं। सो सीरियलाइजेबिलिटी के अंदर जो है वो आपका रीड एंड राइट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? अगर दो ट्रांजैक्शन आपस में सिर्फ डेटा पढ़ रही हैं, तो आपस में अगर वो कन्फ्लिक्ट भी कर जाती है तो उनका ऑर्डर जो है वो
उनका ऑर्डर जो है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि रीड करने से जो है वो डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो दो ट्रांजैक्शन अगर जो है वो डेटा से रीड कर रही हैं, या डेटा आइटम बेसिकली आपका जो है वो रोज और कॉलम्स जो है वो, या फिर आपका पूरा डेटाबेस, किसी को भी आप कह सकते हो। सो डेटा आइटम आपका जो भी हो, आप उसको सिर्फ अगर रीड कर रहे हो तो उसमें जो है वो कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं होती। दो ट्रांजैक्शन जो है वो रीड एंड राइट कर रही हैं, लेकिन उनका डेटा कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, वो किसी और अकाउंट को जो है वो एक्सेस कर रहा है और रीड और राइट कर रहा है, और वो किसी और अकाउंट को एक्सेस कर रहा है और रीड एंड राइट कर रहा है, और आपस में जो है उन दो डेटा सेट का या दो डेटा आइटम का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, या कोई जो है वो वास्ता नहीं है, तो आप जो है वो उसको बोलोगे कि अच्छा इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो इनका ऑर्डर भी जो है वो कोई मायने नहीं रखता, ये कभी भी चल जाए, कोई मसला नहीं होगा। ये तो हो गया कि आप अगर कोई भी रीड कर रहे हो डेटा आइटम तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कम्प्लीटली सेपरेट डेटा जो है वो आप रीड एंड राइट कर रहे हो तो वो उनका ऑर्डर भी जो है वो कोई हमारे मायने नहीं रखता। फिर अगर एक ट्रांजैक्शन जो है वो डेटा आइटम को राइट कर रही है, ठीक है, और दूसरी जो ट्रांजैक्शन है, या तो वो रीड कर रही है या तो वो राइट कर रही है, और वो सेम डेटा को सेम डेटा आइटम को जो है वो रीड एंड राइट कर रही है, तो उनकी ऑर्डर की एग्जीक्यूशन या उनका ऑर्डर का सीक्वेंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल जो शेड्यूल्स होते हैं आपके, उनका ऑर्डर जो है ना बड़ा मायने रख रहा होता है। ठीक है, और उनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो आपस में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। सो हम उनको जो है वो ऐसे ही एग्जीक्यूट करते हैं जैसे हम लोग सीरियल एग्जीक्यूट करते हैं। सीरियल का मतलब कि एक के बाद एक एग्जीक्यूट जैसे हम लोग कर रहे होते हैं, ताकि बीच में कोई इंटरफेरेंस ना आए। इसी तरह जो कि कन्फ्लिक्टेड हमारे जो है वो सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स होते हैं, उनको जो है वो हम इस सेम वे में जो है वो रन करवा रहे होते हैं। सो अब हम लोग जो है वो ये पढ़ते हैं कि नॉन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दी हुई है। ये जो सारे शेड्यूल है ना, जो सारे शेड्यूल्स हैं, जो सारे सीक्वेंस ऑफ रीड एंड राइट्स हैं, ये एक ही है। ठीक है, बट इनको डिफरेंट वे में किया हुआ है। सीरियली अगर हम लोग इसको चलाएं, ठीक है, सीरियली के एक के बाद एक चलाएं, तो ये एक ट्रांजैक्शन थी, तो इसके बाद ये दूसरी ट्रांजैक्शन है। ठीक है, सो पहले क्या हो रहा है, बैलेंस एक्स जो है वो रीड एंड राइट हो रहा है, बैलेंस वाई जो है वो रीड एंड राइट हो रहा है, फिर बैलेंस एक्स जो है वो रीड एंड राइट हो रहा है, फिर बैलेंस एक्स वाई जो है वो रीड एंड राइट हो रहा है, और दोनों पे जो है वो उसी वक्त जो है वो कमिट चल रहा है। सो ये जो है वो आपकी दो ट्रांजैक्शंस हैं जो कि सीरियली चल रही है, मतलब कि एक के बाद एक चल रही है। इसको जो है वो हम लोग दूसरे वे में भी जो है वो लिख सकते हैं, या हम इसको जो है वो दूसरे वे में भी जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं कि पहले जो है वो बैलेंस एक्स रीड एंड राइट हो जाए, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन भी साथ चल रहे हैं, उसका बैलेंस एक्स जो है वो रीड एंड राइट हो जाए, ताकि आपस में जो है वो दोनों इंटरव्यू ना हो। फिर बैलेंस वाई जो है वो रीड एंड राइट हो जाए और कमिट हो जाए। ठीक है, और बैलेंस एक्स जो है वो रीड एंड राइट हो जाए और कमिट हो जाए, आपस में जो है वो इंटरव्यू नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो सीरियल फॉर्म थी, और ये हमारे पास जो है वो नॉन सीरियल फॉर्म है। नॉन सीरियल फॉर्म के हमने ऐसे शेड्यूल ढूंढे हैं जिसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो जो है वो आपस में इंटरव्यू नहीं होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग जो है वो एक और नॉन सीरियल शेड्यूल, जो सीरियल नंबर 2 है, उसको जो है वो देखते हैं, और हम लोग ये देखते हैं कि हमने जो है वो रीड एंड राइट किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने रीड किया, और हमने रीड करवाया बैलेंस वाई। ठीक है, रिमेम्बर के रीड से जो है वो कोई इशू नहीं होता अगर आप अगर आपके अकाउंट जो है वो डिफरेंट है। सो यहाँ पर जो है वो हम लोग ने क्या कर रहे हैं, रीड एंड राइट कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो रीड कर रहे हैं, यहाँ पर रीड कर रहे हैं, फिर हमने जो है वो उसी को राइट कर दिया, वहाँ पर उसको जो है वो राइट करवा दिया, और उसके बाद जो है वो रीड एंड राइट फिर चल गया। सो इस पे भी आपस में जो है वो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। ठीक है, सो हमने क्या किया है कि इस पूरे शेड्यूल को, जो कि सीरियल था, उसको जो है वो नॉन सीरियल वे में शो किया है, और उसको जो है वो नॉन
सीरियल में जो है वो शेड्यूल किया है, तो उनका सीक्वेंस चेंज किया है ताकि वो आपस में जो है वो इंटरवीव ना हो। तो एक एग्जांपल ये भी हो सकती है, एक एग्जांपल ये भी हो सकती है, और ये जो है वो सीरियल की एग्जांपल है। सो अब हम लोग जो है वो बात करते हैं कि कंकरेंसी की हमने जो है वो बात की, और हमने जो है वो कहा कि सीरियलाइजेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, कि ऐसे शेड्यूल किया जाए कि आपस में जो है वो टकराव ना हो। सो अब हम लोग जो है वो बात करते हैं रिकवर एबिलिटी का। रिकवर एबिलिटी जो है वो आपकी क्या करती है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई दो ट्रांजैक्शंस का जो है वो आपस में टकराव होने भी लगा है, तो उसके जो है वो कुछ कैसे उनको जो है वो रिकवर करवाया जाए, या कैसे उनको जो है वो स्टॉप किया जाए वहीं पर। सीरियलाइजेबिलिटी जो है वो आपकी ये करी होती है कि वो आइडेंटिफाई करती है कौन से ऐसे शेड्यूल्स हैं जो कि आपकी डेटा की कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रखेंगे कि वो डेटा जो है वो करेक्ट है। और ये अज्यूम कर रहा होता है कि कोई ट्रांजैक्शन अज्यूमिंग के होपफुली कि कोई जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी कोई फेल नहीं होगी। सो अगर आपकी जो है वो कोई ट्रांजैक्शन जो है वो फेल हो जाती है, तो आपकी एटॉमिसिटी जो है वो इन इफेक्ट आ जाती है, और आप जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई होती है वो उसको जो है वो अनडन करता है, या उसको वापस जो है वो रोल बैक करवा देता है। ठीक है। और ड्यूरेबिलिटी आपकी जो है वो ये स्टेट करती है कि जो ट्रांजैक्शन जो एक दफ़ा कमिट हो चुकी है वो आपस में मतलब वो जो है वो परमानेंट जो है वो वैसी की वैसी रहे, अब उसके बाद डेटा जो है वो चेंज ना हो या रोल बैक ना हो। सो हमारे जो है वो कंकरेंसी कंट्रोल या हमारे हमें जो है वो दो टेक्निक्स जो है वो हमारे पास होती है। एक हमारे पास जो है वो लॉकिंग है, एक हमारे पास जो है वो टाइम स्टैम्पिंग है। सो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की जो है ना दो तरह की जो है वो अप्रोचेज होती है। एक जो है वो आपकी कंजर्वेटिव अप्रोच होती है, ठीक है, कि उसको वेट करवाओ और उसको जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, और जो है वो बड़े सोच समझ के जो है वो आगे कदम फूक फूक के आगे आगे जो है वो कदम रख रही होती है। एक बड़ी ऑप्टिमिस्टिक जो है वो अप्रोच होती है। एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है अ, कि हम लोग जो है वो ये अज्यूम कर रहे होता है कि यार कॉन्फ्लिक्ट जो है ना बहुत रेयर होता है, और वाकई रेयर होता है। ठीक है, तो हमें जो है वो कमिट के वक्त सिर्फ जो है वो चेक करना चाहिए कि कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ गया था बस। सो हम लोग जो ये दो टेक्निक्स पढ़ रहे हैं ना, ये लॉकिंग और टाइम स्टैपिंग, ये जो है वो कंजर्वेटिव अप्रोचेस जो है वो कहलाती हैं, और ये जो है वो ट्रांजैक्शन अगर ट्रांजैक्शन में जो है वो कन्फ्लिक्ट आ रहा होता है, तो उस ट्रांजैक्शन को जो है वो डिले कर रही होती है। सो हम लोग जो है वो लॉकिंग पढ़ते हैं। सो ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी क्या कर रही होती है कि आपके जो है वो लॉक्स यूज कर रही होती है। लॉक्स क्या करते हैं, लॉक जो है वो आप अपने ताले को कहते हो, और क्या कर रही होती है कि वो एक्सेस जो है वो ट्रांजैक्शन का जो भी अपडेट हुआ होता है उसको जो है वो डिनाई कर रही होती है। ठीक है, कि दूसरी ट्रांजैक्शन जो है वो जो भी अपडेट चल रहे हैं वो उसको ना देख सके, या फिर जिस वेरिएबल के ऊपर काम हो रहा है उसको लॉक करवा देती है कि इस वेरिएबल को कोई नहीं छेड़े, इस पर जो है वो अपडेट चल रही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इनकरेक्ट अपडेट्स जो कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो आपस में चल रही होती हैं, वो आपस में फिर कन्फ्लिक्ट नहीं आते उनके बीच में, या फिर जो है वो इनकन्सिस्टेंसी नहीं आ रही होती। क्यों? क्योंकि वो आपस में जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, और लॉक्स लगे हुए होते हैं ताकि वो उसको एक्सेस ही ना कर सके। तो एक्सेस नहीं होगा तो वो कैसे उसको जो है वो अपडेट करेगा। तो बेसिकली इसका जो है वो ये टेक्निक है इसकी। सो मोस्ट वाइडली यूज जो है वो हमारी अप्रोच ये होती है कि हम सीरियलाइजेबिलिटी अगर हमें जो है वो रखनी है कि हमारा सीक्वेंस या हमारे जो है वो सीक्वेंस जो है वो आपस में इंटरवीन या एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें, तो हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं, लॉकिंग यूज कर रहे होते हैं। सो लॉकिंग जो है वो क्या, आपकी जब ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट होती है, तो उसके अंदर जो है वो दो तरह के लॉक्स होते हैं। आपका एक जो है वो शेयर्ड लॉक होता है, एक जो है वो आपका एग्जीक्यूटिव लॉक होता है। ठीक है, शेयर्ड लॉक जो है वो आपके रीड्स पे लगता है, और एग्जीक्यूटिव जो है वो आपके राइट पे लगता है। सो लॉक जो है वो आपकी दूसरी ट्रांजैक्शन को ये प्रिवेंट कर रही होती है कि ये डेटा आइटम को जो है वो किसी तरह मॉडिफाई ना कर दे और रीड जो है वो ना करने दे। सो लॉकिंग के जो है वो कुछ बेसिक रूल्स हैं। ठीक है,
अगर आपका जो है वो ट्रांजैक्शन के पास जो है वो शेयर्ड लॉक है ऑन आइटम, तो वो जो है वो उसको रीड कर सकते हैं, बट वो उसको अपडेट नहीं कर सकते। अगर आपके ट्रांजैक्शन के पास जो है वो एग्जीक्यूटिव लॉक है, तो वो उसको जो है वो रीड एंड राइट दोनों कर सकता है। ठीक है, तो शेयर्ड लॉक्स क्या करते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते। और एग्जीक्यूटिव लॉक्स जो है वो आपके रीड एंड राइट दोनों का एक्सेस उसके पास होता है एक ट्रांजैक्शन का। सो रीड्स जो आपके होते हैं वो कन्फ्लिक्ट तो कर ही नहीं सकते। सो मोर देन वन ट्रांजैक्शन जो है ना, आपके शेयर्ड लॉक्स जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो सेम आइटम के ऊपर यूज कर सकता है। बट एग्जीक्यूटिव लॉक जो है वो एक दफ़ा ट्रांजैक्शन को मिल जाए तो सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन के पास जो है वो उस डेटा आइटम का जो है वो एक्सेस होता है, कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये एक ट्रांजैक्शन है, दो कंकरेंट जो है वो अपडेट जो है वो साथ चल रही हैं, लेकिन नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल वे में चल रही हैं, एक दूसरे को जो है वो इंटरफेयर नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रीड कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं बैलेंस। ठीक है, बैलेंस जो भी उसका होगा उसके अंदर जो है वो 100 पाउंड जो है वो ऐड हो जाएंगे और फिर वो राइट हो जाएगा। दूसरी ट्रांजेक्शन चलेगी, उसको रीड करेगी, उसके अंदर जो है वो जो भी ऑपरेशन वो परफॉर्म कर रही है उसको वो राइट करेगी। फिर जो है वो दूसरी डेटा आइटम को जो है वो रीड किया जाएगा जो कि बैलेंस वाई है। बैलेंस वाई के अंदर भी जो है वो चेंजेस होंगी और उसको वो राइट कर देगा, कमिट करेगा, यहाँ से वो रीड करेगा और ये इसी तरह जो है वो उसमें से 100 माइनस हो जाएंगे और कमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। सो अब हम जो है वो इस ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि हम जो है वो इस ट्रांजैक्शन के ऊपर लॉक्स कैसे जो है वो लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने जो है वो ट्रांजैक्शन बिगिन की, उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने क्या किया, राइट लॉक लगा दिया कि अब इसके ऊपर जो है वो कोई राइट नहीं कर सकता, सिर्फ ये ट्रांजैक्शन जो है वो उस पर कुछ राइट कर सकती है। मैंने उस ट्रांजैक्शन के जो है वो बैलेंस को रीड किया, उसके अंदर जो है वो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना था राइट किया, फिर उस लॉक को जो है वो अनलॉक कर दिया कि अब इस वेरिएबल के ऊपर जो है वो कोई भी जो है वो ट्रांजेक्शन जो है वो परफॉर्म हो सकती है। इससे जो है वो ट्रांजेक्शन बिगिन की, इसने भी जो है वो राइट लॉक लगाया और उसके बाद जो है वो सारी ट्रांजेक्शन जो है हमने पहले देखी वो हुई। यहाँ पर उसने जो है वो इस वेरिएबल को जो है वो अनलॉक कर दिया। उसके बाद जो है वो उसने फिर राइट लॉक लगाया बैलेंस वाई के ऊपर, उसने सारी ट्रांजेक्शन परफॉर्म की, उसने अनलॉक कर दिया। यहाँ से जो है वो उसने इसको यहाँ पर लॉक किया, उसके बाद इसी तरह ट्रांजेक्शन परफॉर्म करके इसको अनलॉक कर दिया। अच्छा, देखने को ये ट्रांजैक्शंस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लगती हैं कि हाँ यार, पहले जो है वो हमने लॉक किया, उसके बाद जो है वो हमने ट्रांजैक्शन परफॉर्म करके इसको अनलॉक कर दिया। यहाँ पर भी हमने जो है वो लॉक किया, उसको ट्रांजैक्शन परफॉर्म करके लॉक कर दिया, फिर लॉक किया, फिर ट्रांजैक्शन। सो देखने को जो है वो ये हमें बड़ी जो है वो परफेक्ट लग रही है, हमें लग रहा है कि यार इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। बट ये अज्यूम करो कि हमारे पास जो बैलेंस है वो 100 रुपये था और बैलेंस वाई का जो है वो 400 जो है वो हमारे पास इनिशियल बैलेंस था। अगर हम ये पूरी ट्रांजैक्शन चलाते हैं जैसे इसका चलाई हुई है, तो बैलेंस एक्स जो है वो हमारे पास एंड में जो है वो 220 हो जाएगा और बैलेंस वाई जो है वो हमारे पास 330 जो है वो हो जाएगा, अगर T9 को जो है वो हम एग्जीक्यूट करते हैं 10 से पहले। ठीक है, हमने इसको जो है वो पहले एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया, तो हमारे पास जो है वो ये आंसर आना चाहिए। बट अगर हम लोग जो है वो T10 को जो है वो हम पहले एग्जीक्यूट कर ले और फिर उसके बाद जो है वो 9 को एग्जीक्यूट कर ले, तो हमारे पास जो है वो ये आंसर आएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 10 पाउंड जो है वो ऊपर नीचे है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, और इवन इसको इवन करके देख लेना। ठीक है, सो जबकि हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो हमारे पास जो है वो बैलेंस एक्स जो है वो 200 जो है वो 20 होना चाहिए और 340 जो है वो बैलेंस वाई होना चाहिए। अब ऐसा क्यों हुआ? हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग ट्रांजैक्शन जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग जो लॉक्स हैं वो एकदम रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो एटॉमिसिटी जो है या टोटल आइसोलेशन जो है वो आपकी इस वजह से लॉस हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सो हो ये रहा है कि ट्रांजेक्शन जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जैसे ही जो है वो उसको लॉक करते हैं, हम वापस जो है वो उसको खोल देते हैं और फिर उसमें जो है वो कोई और
ट्रांजैक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस सीरियलाइजेबिलिटी को जो है वो हम लोग गारंटी देने के लिए कि ये काम करेगा, तो हमें जो है वो काम क्या करना होगा कि हम पोजीशनिंग ऑफ लॉक्स और अनलॉक जो है वो हर ट्रांजैक्शन पे जो है वो हमें सही तरह रखनी होंगी। ये जो प्रॉब्लम हमारे पास आ रही थी कि हमें ये नहीं पता था कि हम कौन से कब लॉक करें और कब जो है वो ऑपरेशंस को अनलॉक करें। सो इससे जो है वो हमें टू फेज लॉकिंग का जो है वो आइडिया आया। सो क्योंकि सारे के सारे प्रॉब्लम हमारी एटॉमिसिटी की जो है वो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम लोग जो है वो लॉक्स बहुत जल्दी जो है वो खोल रहे हैं और बहुत जल्दी जो है वो दूसरे वेरिएबल्स का जो है वो एक्सेस दे रहे हैं। सो टू फेज लॉकिंग जो है वो हमारी क्या कहती है कि हम जो है वो एक दफ़ा सारे लॉक करें और जब तक पूरी ट्रांजैक्शन हो नहीं जाती उस वक्त तक जो है वो अनलॉक नहीं करना। ठीक है। सो दो तरह के जो है वो फेजेस आते हैं। ठीक है। एक ट्रांजैक्शन के एक जो है वो ग्रोइंग फेज होता है जिसके अंदर जो है वो सारे लॉक्स जो है वो लगाए जाते हैं लेकिन कोई खोला नहीं जाता। फिर उसके बाद श्रिंकिंग फेज आता है जो एंड का फेज होता है जिसमें सारे जो है वो लॉक्स जो है वो खोले जाता है लेकिन कोई न्यू लॉक जो है वो नहीं लगाया जाता। ठीक है। सो हम ये देखते हैं कि ये जो अपडेट लॉस्ट प्रॉब्लम हमारे पास थी उसको जो है वो हम टू फेज लॉकिंग से जो है वो कैसे सॉल्व करवा रहे हैं। हमने ट्रांजैक्शन बिगिन की, हमने जो है वो देखा, हमने जो है वो एक लॉक जो है वो लगा दिया। ठीक है, बैलेंस एक्स पे। उसी के साथ जो है वो दूसरी ट्रांजैक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हम लोगों ने जो है वो रीड किया बैलेंस एक्स। ठीक है, जो कि क्या था, 100 पाउंड था। फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने क्या किया, उसको राइट लॉक लगाया, बट वो ऑलरेडी जो है वो इस पे लॉक लगा चुका है, तो ये पहले जो है वो अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेगा। उस वक्त ये वेट करेगा। ठीक है। सो ये रीड करेगा, उसमें जो है वो ट्रांजैक्शन जो भी उसने जो है वो करनी होगी, 100 रुपये जो है वो उसने ऐड करने हैं, 100 रुपये उसने ऐड करके इसको राइट करके फिर उसके बाद जो है वो कमिट करेगा और उस वेरिएबल को जो है वो अनलॉक कर देगा। अब ये इसको रीड करेगा। ठीक है। ये रीड करेगा, फिर उसके बाद जो है वो उसमें जो उसने ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है फिर वो उसको कमिट और अनलॉक कर देगा। ठीक है। तो इस टू फेस लॉकिंग ये कहती है कि आप जो है वो पहले लॉक लगाओ, जब तक वो ट्रांजैक्शन पूरी ना हो जाए उस वक्त तक जो है वो लॉक नहीं खोलो, क्योंकि उसकी क्या आपकी जो एटॉमिसिटी जो है वो फिर सो उससे आइसोलेशन आपकी जो है वो फिर नहीं रहती। सो इस वजह से जो है वो टू फेज लॉकिंग है कि पहले एक फेज कंप्लीट होने दो, फिर उसके बाद जो है वो दूसरा फेज स्टार्ट करना। इसी तरह जो है वो आपकी जो है वो डिपेंडेंसी प्रॉब्लम, अनकमिटेड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम जो है वो उसको भी हम लोग जो है वो टू फेज लॉकिंग से जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह आप लोगों ने ये प्रॉब्लम पहले भी देखी होगी कि हम लोग जो है वो रोल बैक कर रहे थे, रोल बैक की वजह से जो है वो अपडेट्स जो यहाँ पर जो है वो उसने 100 रुपये 200 रुपये जो है वो रीड की हुई है, वहाँ पर जो है वो 100 जो है वो हो गई थी और यहाँ पर जो है वो इनकरेक्ट जो है वो डेटा आ गया था। सो क्या हम लोगों ने किया यहाँ पर, ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी स्टार्ट हुई है, हम लोगों ने लॉक लगाया, हम लोगों ने रीड किया, जो कि बैलेंस जो है वो 100 रुपये था, उस 100 रुपये के अंदर जो है वो उसने 100 रुपये और ऐड किए और उसको राइट किया और ये 200 हो गया। लेकिन उसने जो है वो रोल बैक कर दिया। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो दूसरी ट्रांजैक्शन चल रही है और उसने भी जो है वो ये लॉक लगाया, बट यहाँ पर जो है वो उसको वेट करना पड़ रहा है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर जो है वो लॉक लग चुका है। सो जब ये यहाँ से रोल बैक करेगा, यहाँ से जो है वो लॉक जो है वो अनलॉक होगा, फिर उसके बाद जो है वो रीड कर सकता है। और रीड क्या कर रहा है अब, क्योंकि ये रोल बैक हो चुका है और ये 200 जो है वो इसने जो है वो रोल बैक करके जो ये कंसिस्टेंट स्टेट थी उसी के ऊपर जो है वो इसको लेकर आया और ये जो है वो अब यहाँ से इसको रीड कर रहा है। ठीक है। और ये इसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो 100 रुपये में से जो है वो उसने 10 माइनस किया, उसको जो है वो अनकमिट कमिट और अनलॉक कर दिया। सो इसी तरह हमारी जो है वो प्रिवेंट कर रहा है क्या, इनकन्सिस्टेंट एनालिसिस प्रॉब्लम, जो कि हमारी क्या कर रही थी कि एक पूरे समी जो है वो सारे अकाउंट्स ही बना रही थी,
लेकिन अकाउंट्स की समरी बनाने से पहले उसने जो है वो उस पर कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर दी, तो उसकी वजह से 10 रुपीज़ ऊपर हो गए थे, या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर हो गए थे, तो 10 रुपीज़ ऊपर हो गए थे। ठीक है, सो यहाँ पर जो है वो उसने आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो स्टार्ट की, सम जो है वो वही 0 है, बट यहाँ पर एक और ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई, यहाँ पर जो है वो उसने बैलेंस एक्स पे जो है वो लॉक लगा दिया। उसे बैलेंस एक्स जो है वो पड़ा, उसने जो है वो 100 रुपये उसकी रीडिंग आई, 100 में से जो है वो उसने क्या किया, 9 माइनस किया, उसको राइट किया, यहाँ पर जो है वो राइट हो गया। यहाँ पर जो है वो बैलेंस वी के ऊपर जो है वो उसने लॉक लगाया, और इसी तरह जो है वो उस पर सारी जो है वो 10 रुपीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र किए बैलेंस एक्स में से बैलेंस सी पे, और उसने जो है वो फाइनली कमिट करके उसको अनलॉक, दोनों वैल्यूज़ को जो है वो अनलॉक कर दिया। तो यहाँ पर उससे जो है वो रेट लॉक जो है वो मांगा था, लेकिन उसको जो है वो वेट करना पड़ा। ठीक है, तो ये जब तक ये पूरी ट्रांजेक्शन जो है वो पूरी नहीं होगी, उस वक्त तक जो है वो आप वेट करो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो उसने जब ये ट्रांजेक्शन पूरी हो गई और यहाँ पर उसने जो अपडेशन करनी थी वो कर ली, उसके बाद उसने जो है वो रीड किया, उसको क्या जो है वो मिला 90। ठीक है, तो कहाँ यहाँ पर जो है वो अगर वो पहले रीड कर लेता तो 100 होता, और ये उस वक्त तक ट्रांजेक्शन करके वो पूरी समरी जो है वो ख़राब कर सकता था आपकी। सो यहाँ पर फिर उसी तरह जो है वो सारा सम जो है वो चलेगा, कि उसने जो है वो रीड लॉक लगा दिया, उससे जो है वो रीड किया, फिर उसको जो है वो रीड लॉक जो है वो लगा के उसको अनलॉक किया एंड में सारा। ठीक है, तो ये सारे जो है वो उसने फिर एंड में अनलॉक कर दिया। सो फिर उसके बाद हम लोग आता है कैस्केडिंग रोल बैक पे। अगर सारी ट्रांजेक्शन जो है वो शेड्यूल फॉलो कर रही है टू फेज लॉकिंग का, तो आपके जो शेड्यूल होता है वो सीरियलेबल होता है, कि वो आपस में जो है वो इंटरफियर नहीं कर सकता होता। टू फेज लॉकिंग के बाद भी जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके जो है वो लॉक जो है वो रिलीज हो जाता है, फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम लोग आगे जो है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है कि कैस्केडिंग रोल बैक अगर जो है वो हो जाए तो क्या होता है। एक ट्रांजेक्शन चली, उसने जो है वो एग्जीक्यूटिव लॉक लिया, ठीक है, और उसने जो है वो रीड किया, और उसने जो है वो फिर एक रीड लॉक जो कि शेयर लॉक है वो लिया, उसके बाद जो है वो एक्स्ट्रा सारा उसने जो है वो सम कर दिया, अनलॉक कर दिया एंड में सब कुछ, और फिर उसके बाद अनलॉक के बाद एक और ट्रांजेक्शन चली, उसने भी जो है वो सारा जो है वो अपना ट्रांजेक्शन करके जो है वो अनलॉक कर दिया। फिर उसके बाद एक और चली ट्रांजेक्शन, जिसने जो है वो सारा अपने जो है वो परफॉर्म करके फिर से जो है वो कर दिया। सो अब हुआ ये, जो जो मेन प्रॉब्लम है, बैलेंस एक्स के ऊपर जो भी परफॉर्म हुआ, एक अकाउंट के ऊपर जो है वो कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो परफॉर्म हो गई, और एंड में हमने उसको रोल बैक कर दिया। तो यहाँ से अगर रोल बैक हुआ तो ये इसको भी रोल बैक करवाएगा, यहाँ से रोल बैक हुआ तो ये इसको भी जो है वो रोल बैक करवाएगा। इसको कहते हैं कैस्केडिंग रोल बैक। ठीक है, तो कैस्केडिंग रोल बैक जो है वो हमने अभी तक कीप इन माइंड कि हमने कुछ है वो कमिट नहीं किया था। ठीक है, हमने सिर्फ अनलॉक और लॉकिंग जो है वो हम लोग कर रहे थे, और अभी तक जो है वो ये पूरी ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं हुई थी, किसी ने भी जो है वो कमिट नहीं किया था, किसी एक ने रोल बैक कर दिया। सो जो पहली ट्रांजैक्शन थी वो चलते चलते उसने जो है वो रोल बैक जब कर दिया, तो सारी जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो भी इनवैलिड हो जाएंगी, और वो भी उनको भी जो है वो रीस्टार्ट करवाना पड़ेगा या रोल बैक करवाना पड़ेगा। टू फेज लॉकिंग जो है वो सारी ट्रांजैक्शंस ने की थी, और जो पहली वाली ट्रांजैक्शन थी उसने क्या किया कि अबॉर्ट कर दिया। उसके बाद जो दूसरी ट्रांजैक्शन थी वो पहली वाली के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट थी। ठीक है, तो वो भी, उसको भी रोल बैक करना पड़ेगा। और 16 जो है वो 15 के ऊपर जो सबसे आखिरी वाली थी वो दूसरे वाले पे जो है वो डिपेंडेंट थी, तो उसको भी रोल बैक करना पड़ेगा। तो ये जो है वो आपका कहलाता है कैस्केडिंग रोल बैक, कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो वापस जो है वो पीछे जा रहा है, सबको पीछे लेकर जा रहा है। सो इसके लिए जो हमारे पास टू फेज लॉकिंग है, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जब तक जो है वो ट्रांजैक्शन एंड नहीं हो जाती उस वक्त तक जो है वो सारे लॉक्स को नहीं खोलना। तो अब हम लोग जो है वो एक और उस पे आते हैं कि डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक ये होता है कि ऐसी पोजीशन आ जाना कि दोनों ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट ना हो सके।
ठीक है, और वो एक दूसरे का इंतजार कर रही हो कि वो पहले काम करेगा तो मैं ये काम करूंगा, और वो कह रही हो कि वो पहले वो काम करेगा तो मैं ये काम करूंगा। ठीक है, तो वो एक तरह से कि आप दरवाजा खोल के खड़े हो जाओ और कहो कि पहले आप। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक तरह से एक डेडलॉक लग जाता है कि ना वो काम कर सकता है ना वो काम कर सकता है। ठीक है, सो इस तरह की ट्रांजेक्शन्स पे जो है वो हम लोग इसको हम लोग जो है वो कह रहे होता है कि इन पे डेडलॉक लग गया है, कि वो एक दूसरे का इंतजार कर रही है कि पहले वो फिनिश हो जाएगा या पहले वो फिनिश हो जाएगा। ये एक दो ट्रांजेक्शन जो है वो कंटेंट चल रही है। ठीक है, इसने जो है वो लॉक लगाया, इसने रीड किया, यहाँ पर इसने लॉक लगाया, इसने रीड किया। ठीक है, और ये वेट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि डेटा आइटम्स जो है वो दोनों डिफरेंट है, ये जो है वो एक्स पे काम कर रहा है, ये वाई पे काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने राइट किया, यहाँ पर उसने कौन सा वाला जो है वो लॉक लगाया, किस वैल्यू को लॉक लगाया जो कि ये ट्रांजैक्शन यूज कर रही थी, इसने राइट करके इधर लॉक लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर उसने जो है वो बैलेंस एक्स को लॉक लगा दिया। ठीक है, अब दोनों जगह लॉक लग गए बट रिलीज किसी ने नहीं किया, तो वो वेट कर रहा है कि वो रिलीज करेगा तो मैं जो है उस पर काम करूंगा, वो वेट कर रहा है कि मैं उसने रिलीज करना है ये वेरिएबल तो मैं काम करूंगा। तो दोनों जो है वो चले गए वेटिंग के ऊपर। सिर्फ एक ही तरीका रहता है इसको जो है वो ब्रेक करने का, डेडलॉक को, कि या तो एक ट्रांजैक्शन जो है वो अबॉर्ट कर दो। ठीक है, या सारी ट्रांजैक्शन जो है वो जितनी भी ट्रांजैक्शन जो कि एक दूसरे का वेट कर रही हैं उनमें से किसी एक को या दो को जो है वो अबॉर्ट कर दो। तो डेडलॉक जो है वो आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कि मतलब छुपा हुआ होना चाहिए आपके यूजर से, यूजर को नहीं पता होना चाहिए कि भाई आपका कोई डेडलॉक लग चुका है। जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये ट्रांजैक्शंस को जो है वो रीस्टार्ट करवा देता है और फिर से उनको जो है वो हैंडल करना शुरू कर जाता है। सो डेडलॉक से बचने के लिए जो है वो हमारे पास तीन तरीके होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है टाइम आउट, एक हमारे पास होता है कि हम उसकी जो है वो प्रिवेंशन करें, और एक होता है कि अगर डिटेक्शन हो गई है तो उसकी रिकवरी करवाएं। टाइम आउट को देखते हैं। अच्छा, जो आपका TBMS जो होता है ना, जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो आपका जो है वो पूरी कोशिश कर रहा होता है कि कभी जो है वो डेडलॉक ना लगे। सो आपका DBMS जो है वो बेसिकली ये कर रहा होता है कि वो टाइम स्टैम्प्स के ऊपर जो है वो काम कर रहा होता है कि ये जो है वो ट्रांजेक्शन पहले चल जाए, फिर ये इसके बाद जो है वो दूसरी चल जाए, तो इस तरह करके जो है वो काम कर रहा होता है। इन वेयर्ड सिचुएशंस अगर आपके जो है वो डेडलॉक लग जाता है तो वो क्या करता है, सो आपके DBMS के पास जो है ना दो तरीके होते हैं कि वो थ्रू टाइम स्टैम्प्स जो है ना वो इस डेडलॉक को जो है वो प्रिवेंट कर रही होती है। पहला उसके पास जो है वो वेट एंड डाई है, दूसरा उसके पास जो है वो वुंड एंड वेट है। ठीक है, वेट एंड डाई के अंदर वो ये देख रहा होता है कि अगर कोई पहले ट्रांजैक्शन चली है और दूसरी ट्रांजैक्शन जो है वो उसके बाद चली थी, तो पहली वाली ओल्डर होती है और दूसरी वाली जो है वो यंगर होती है। सो ओनली एन ओल्डर ट्रांजैक्शन कैन वेट फॉर यंगर, अदरवाइज ट्रांजैक्शन इज अबॉर्टेड। ठीक है, जो पहली जो ट्रांजैक्शन चली होती है वो जो है वो जो नई वाली होती है उसके लिए वेट कर रही होती है, या फिर उसको जो है वो पहली वाली को अबॉर्ट कर देता है। ठीक है, और सेम टाइम स्टैम्प से जो है वो वापस रीस्टार्ट करवा देता है। फिर हमारे पास आता है कि वुंड एंड वेट। ठीक है, जो हमारे पास जो दूसरी ट्रांजैक्शन चली होती है या जो नई न्यू ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो पुराने वाले के लिए वेट कर रही होती हैं कि पहले वो फिनिश हो जाए फिर हम अपना काम करेंगे। अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि आपका जो पुरानी ट्रांजैक्शन है उसने जो है वो लॉक लगा दिया है, और सॉरी जो लॉक जो है वो मांग रही है, फॉर एग्जांपल कि बैलेंस एक्स मुझे चाहिए लेकिन वो यंगर जो दूसरी ट्रांजैक्शन है उसके पास है, तो वो पुरानी वाली जो नई वाली ट्रांजैक्शन होगी उसको जो है वो अबॉर्ट करवा देगा, वुंड कर देगा, उसको मारेगा, और जो ओल्डर वाली होगी उसको जो है वो दे देगा कि ये तुम लॉक ले लो। सो बेसिकली वेट एंड डाई के अंदर ये है कि यंगर वाली को जो है वो कहता है कि तुम चल जाओ, और वुंड एंड वेट के अंदर जो है वो ये होता है कि जो न्यू ट्रांजैक्शंस आती हैं उनको जो है वो जख्मी करके अबॉर्ट कर देते हैं, और जो पहली वाली होती है उसको जो है वो तरजीह देता है कि आप जो है वो पहले चल जाओ। सो आपका DBMS जो है वो देख रहा होता है कि कभी जो है वो डेडलॉक जो तो जो है वो नहीं लग गया, और उसको जो है वो पहले ही पहचान लेते हैं और पहले ही जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। सो आपका DBMS जो है वो इस तरह जो डेडलॉक्स होते हैं उनको किस तरह हैंडल कर रहा होता है, वो पहले जो है वो एक ग्राफ बनाता है कि ट्रांजैक्शन की डिपेंडेंसीज एक दूसरे के ऊपर कैसे चल रही है, उसको जो है वो हम लोग क्या कह रहे होते हैं, वेट फॉर ग्राफ।
ठीक है? सो हर ट्रांज़ैक्शन जो है वो हमारी नोड होती है, अगर 2 ट्रांज़ैक्शन है तो 2 नोड्स होंगी, 2 ठीक है? और वो ये देख रहा होगा कि पहली वाली जो है वो दूसरे वाले पे डिपेंडेंट है, अगर पहली वाली जो है वो उसका आइटम जो है वो लॉक कर दिया है, दूसरी वाली ने तो वो इसके इन दोनों के हिसाब से वेट एंड डाई और वुंड एंड वेट के हिसाब से जो है वो उनको ख़त्म कर देता है। सो अगर कोई ऐसा साइकिल जो है वो उनके बीच में होगा कि वो उसका वेट कर रहा है या वो उसका वेट कर रहा है, तो वो उसको जो है वो पहले ही पुरानी वाली या नई वाली ट्रांज़ैक्शन को जो है वो अबॉर्ट करके उसको वापस से रीस्टार्ट कर देगा और उसको पुरानी वाली या नई वाली जो भी उसने टेक्नीक इस्तेमाल की होगी, उसके हिसाब से जो है वो उसको चलने देगा। सो वेट फॉर ग्राफ जो है वो आपका हर इंटरवल रेगुलर इंटरवल के बाद जो है वो क्रिएट हो रहा होता है, हर ट्रांज़ैक्शन के बाद जो है वो चेक कर रहा होता है कि इनमें इस ट्रांज़ैक्शन के अंदर जो है वो कोई डेडलॉक तो नहीं लग रहा। तो इस तरह का जो है वो ये ग्राफ लगता है कि ये ट्रांज़ैक्शन 17 है और ये ट्रांज़ैक्शन जो है वो 18 है, तो ये इस पे डिपेंडेंट है या इस पे डिपेंडेंट है। अगर ये दोनों एक-दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो वो एक को जो है वो ख़त्म कर देगा और एक को जो है वो रखेगा। और ये डिपेंड करता है कि वो वुंड और डाई और वेट और डाई और वुंड और डाई को जो है वो वुंड और वेट को जो है वो यूज़ करता है।